सोचिए, एक लंबी सुनसान सड़क। आप अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ हल्की हेडलाइट्स की चमक। गाड़ियां दौड़ रही हैं, हवा चीरती हुई निकल रही है और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। सन्नाटा, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, बस आपकी धड़कन। और ठीक उसी पल कोई एकदम से आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपकी गाड़ी खुद ब खुद रुक जाए। दोस्तों, आज की कहानी किसी पुरानी हवेली या पिशाच की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी सड़क की जो सांस लेती है, जो अपने शिकार को बुलाती है। पिछले 3 सालों में ठीक इसी मोड़ पर 7 हादसे हुए और मरने से पहले हर ड्राइवर ने बस एक ही बात कही। सड़क पर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। आज हम उसी सड़क का सच खोलेंगे, उस मोड़ पर हुए 7 हादसों का काला राज बताएंगे और वो आवाज सुनाएंगे जो मरने वाले हर आदमी के कान में आखिरी बार फुसफुसाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अनकहे रहस्य को जानने के लिए जो आज तक सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में ही सिमट कर रह गया था। मध्य प्रदेश की NH-46 दिन में एकदम साधारण, लेकिन रात में ये सड़क अपनी ही एक दुनिया बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हवा भी बोलती है, जहां पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे गिरती हैं जैसे किसी ने जानबूझकर किसी आकृति को खींचा हो। पिछले 2 वर्षों में यहाँ 7 हादसे हो चुके थे। 7 हादसों में एक बात एक जैसी थी। रात का वही समय, 1 से 3 बजे के बीच, वही 4 किलोमीटर का हिस्सा, वही मोड़, वही ब्रेक के निशान और मरने वाले हर ड्राइवर का आखिरी वाक्य। सड़क पर कोई खड़ा था, चेहरा नहीं था उसका। आज हम उसी सड़क का सच खोलेंगे, उस मोड़ पर हुए 7 हादसों का काला राज बताएंगे और वो आवाज सुनाएंगे जो मरने वाले हर आदमी के कान में आखिरी बार फुसफुसाती है। और मरने वाले हर ड्राइवर का आखिरी वाक्य, सड़क पर कोई खड़ा था, चेहरा नहीं था उसका। इस सड़क के उस हिस्से को लोग साया बिंदु कहने लगे थे और ये कहानी शुरू होती है उसी साया बिंदु पर। सुरेश प्रजापति, 32 वर्ष, ट्रक ड्राइवर। उसकी आंखों में रात भर चलने की आदत, चेहरे पर थकान, दिल में हिम्मत और दिमाग में अनुभव का बोझ। उस रात वो भोपाल से शिवपुरी की ओर निकला था। ऊपर आसमान पर चांद टूटे बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क पर बस ट्रक की हेडलाइट्स का लंबा पीला रास्ता बन रहा था। उसका साथी छोटू ट्रक की पिछली सीट पर झुका हुआ था। भैया, आगे वाली सड़क का वही हिस्सा है ना जहां हादसे हुए थे? सुरेश ने गहरी सांस ली। हाँ, उसी, तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद। आवाज में डर नहीं, लेकिन एहतियात जरूर था। छोटू ने बोला, कहते हैं वहां रात को कोई खड़ा रहता है। सुरेश हंसा नहीं, वो चुप रहा। उसकी चुप्पी ही सबसे डरावनी थी। इस मोड़ का एक इतिहास था। 3 साल पहले एक आदमी, हरिओम, रात को सड़क के बीच खड़ा मिला था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक नहीं थमा। उसी जगह उसकी मौत हुई और उसी रात से हर ड्राइवर कहता, वहां एक आदमी खड़ा रहता है, पर उसका चेहरा पूरा अंधेरे जैसा। लोगों ने इसे मनगढ़ंत बात कहा, पर हादसे रुकते नहीं थे। हर नया हादसा, हर नया ड्राइवर और हर बार वही बयान, चेहरा नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई, कांच पर धुंध जमने लगी। ट्रक का शीशा बार बार साफ करना पड़ रहा था। सुरेश बोला, छोटू, जरा आंख खुली रखना, यहीं से अजीब चीजें शुरू होती हैं। छोटू ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली, पेड़ शांत, कोई आवाज नहीं, फिर भी एक अजीब सी भारी खामोशी। अचानक बाईं साइड मिरर में सफेद चमक का एक छोटा सा टुकड़ा गुजरा। छोटू ने तुरंत कहा, भैया वो क्या था? सुरेश ने कहा, कोई रिफ्लेक्टर होगा, पर आवाज में यकीन नहीं था। सूनी सड़क के बीचों बीच 50 मीटर आगे एक आदमी का साया खड़ा था, एकदम सीधा, बिना हिले, जैसे किसी फोटो को बीच सड़क पर रख दिया गया हो। सफेद शर्ट, काली पैंट, पर चेहरे पर पूरा काला अंधेरा। छोटू कांप गया, भैया ये वही। सुरेश की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने हेडलाइट हाई बीम पर किया और जो दिखा, छोटू की सांस उखड़ गई। वहां चेहरा था ही नहीं, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक काला गड्ढा, जैसे किसी ने पूरा चेहरा मिटा दिया हो। साया पहले सड़क के बीच खड़ा था,
ट्रक पास आया तो पहले सेकंड वो बाएं किनारे पर था, दूसरे सेकंड वो दाएं किनारे पर, तीसरे सेकंड वो अचानक ट्रक के बिल्कुल सामने, चौथे सेकंड वो ट्रक की हेडलाइट्स के ठीक ऊपर, बिना दौड़े बिना कूदे सिर्फ फिसलते हुए। छोटू चिल्लाया, भैया ये इंसान नहीं है। सुरेश का दिल धड़कन छोड़ रहा था। सड़क का वही मोड़ आ चुका था जहां सारे ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे। ट्रक की हेडलाइट्स में साफ दिख रहा था वो साया ठीक सामने खड़ा है। सुरेश ने जोर से ब्रेक दबाया, पर हर हादसे की तरह स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक डगमगाया, रफ्तार कम हुई, लेकिन रुक नहीं सका। साया हिला भी नहीं, बस खड़ा रहा, सीधा, शांत, जैसे किसी को आने का इंतजार हो। छोटू रो रहा था, भैया गाड़ी मोड़ो, कुछ करो। सुरेश चिल्लाया, हट जा, पर साया नहीं हटा। ट्रक उसके भीतर से गुजरा और उसी पल ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। एक जोरदार धमाका ट्रक रेलिंग से जा टकराया। कांच टूटा, डैशबोर्ड हिल गया, ट्रक के आगे का हिस्सा चकनाचूर। और जब हेडलाइट दोबारा जली, सूरज नहीं, कोई इंसान नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ वही साया ट्रक के बोनट पर बैठा हुआ। उसका चेहरा अब ट्रक के भीतर देख रहा था। सुरेश सुन्न हो गया, छोटू बेहोश। साया ने धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी करके कहा, तुम भी रुक जाओ। और कहानी समाप्त नहीं, यहीं से असली शुरुआत होती है। टक्कर के बाद कुछ पलों तक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। ट्रक का आगे का हिस्सा धंस चुका था, इंजन गरगराते हुए अटक रहा था और दूर तक फैले कांच के टुकड़े सड़क पर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने रात में सितारे बिछा दिए हों। सुरेश का माथा फट चुका था, खून आंसू की तरह बह रहा था, गर्म लेकिन महसूस न होने वाला। उसने गर्दन उठाई, भारी सांस ली और सामने देखा। ट्रक के बोनट पर बैठा हुआ वही काला साया, चेहरा बिना आकार का, केवल एक काला गहरा खालीपन। पर इस बार उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे उसे कुछ देखना हो। सुरेश के शरीर में कपकपी दौड़ गई, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। उसका दिमाग सुन्न था, दिल में धड़कन नहीं, धक्का लग रहा था। सुरेश ने पूरे जोर से अपना सिर मोड़ा। बगल की सीट पर छोटू बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं, पर बहुत कमजोर। छोटू, सुरेश के होठों ने बमुश्किल शब्द निकाले, छोटू उठ, सुन। पर आवाज इतनी धीमी थी कि ट्रक के इंजन की टूटी फूटी कराह में खो गई। सुरेश के हाथ ट्रक के डैशबोर्ड पर टिके हुए थे, कांपते हुए। उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कांच के टुकड़े चुभ रहे हैं, लेकिन दर्द कहीं और गुम हो चुका था। साया अभी भी बोनट पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे पिघली हुई रात की एक परत ट्रक पर जम गई हो। और तभी उसने अपनी गर्दन हल्की सी दाईं ओर झुकाई। सुरेश की सांस अटक गई। फिर उसने अपनी उंगलियां उठाईं, लंबी, असामान्य, मानो आदमी की उंगलियों को खींचकर बढ़ा दिया गया हो। वो उंगली हवा में तैरती हुई सी ट्रक के शीशे की ओर बढ़ी। टप, उंगली कांच को छुई। कांच पर एक काली उंगली की छाप बनी, जो धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे कोई जलते कोयले की राख फैल रही हो। फिर एक और उंगली, एक और निशान। टप टप टप। हर टप टप पर सुरेश का दिल जैसे सीने में और डूबता जा रहा था। सुरेश ने अपने दिल पर जोर डाला। उसने गियर लीवर पकड़ने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कोशिश की, इंजन चालू करने की, ट्रक को पीछे करने की, कुछ भी करने की। इंजन ने खांसते हुए 2 बार आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। साया अभी भी वही था। अब वो अपने चेहरे या कहो खाली गड्ढे को ट्रक के भीतर झांकते हुए झुका रहा था। सुरेश का दिमाग चीख रहा था, बच निकल, कुछ कर, नहीं तो आज मौत यहीं है। उसने एक झटके में अपने पैरों को खींचा और दरवाजा धकेला। दरवाजा एक भारी कराह के साथ खुला। क्रीक। सुरेश ट्रक से बाहर कूद पड़ा। घुटने सड़क पर चुभे, कांच ने पैर काट दिए, पर इस बार दर्द ने उसे भागने की ताकत दी। सुरेश दौड़ने लगा। उसके पीछे ट्रक की टूटी हेडलाइट झपक रही थी। हवा में धूल भरी धुंध फैल चुकी थी। अंधेरे में वो कहीं नहीं देख पा रहा था, बस महसूस कर रहा था कि कुछ पीछे है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के बोनट पर बैठा साया अब खड़ा हो चुका था और उसका सिर सुरेश की दिशा में मुड़ा हुआ था। चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन आवाज गले में फंस गई।
दौड़ते हुए सुरेश के पैरों की टप टप सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन बीच में एक तीसरी आवाज भी शामिल हो गई। धप धप धप, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके पीछे चल रही हो, कोई इंसान नहीं। ये आवाज सड़क पर गूंज नहीं रही थी, ये आवाज सुरेश के कानों के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत पास आ चुका था, बहुत पास। सुरेश भागते भागते उस मोड़ पर पहुंचा जहां से आगे सड़क ढलान की ओर जाती थी और दाईं तरफ छोटी सी जंगल पट्टी थी। यही वो जगह थी जहां सारे ड्राइवर ब्रेक मारते थे, यही वो जगह थी जहां हरिओम मरा था। और यहीं सुरेश ने सड़क के किनारे खड़े एक पुराने बिजली के खंभे को देखा। उस खंभे पर किसी ने लाल रंग में कुछ लिखा था, यहां रुकना मना है। ये शब्द ताजे लग रहे थे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों, पर यहां कौन लिख रहा था इस सुनसान सड़क पर रात 1:30 बजे? सुरेश का दिल बैठ गया। सुरेश ने अचानक महसूस किया हवा रुक गई है, पेड़ स्थिर हैं, धुंध एक जगह जम गई है, जैसे दुनिया की सारी चीजें एक पल के लिए थम गई हों। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी रुक जा। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी परछाई सड़क पर दो हो गई थी, एक उसके शरीर की और एक दूसरी जो गलत दिशा में थी, जो उसी के जैसे उठी, उसी जैसे हाथ उठाए, पर वो उसकी नहीं थी। सुरेश सड़क पर खड़ा था। उसकी अपनी एक सामान्य सी परछाई हेडलाइट की दिशा में लंबी खिंची हुई, लेकिन उसके ठीक पीछे दूसरी परछाई, लंबाई ज्यादा, आकृति तिरछी, हाथ असामान्य रूप से बड़े, और सबसे डरावनी बात, उसका सिर नहीं था। सुरेश बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने सांस रोककर 2 कदम पीछे लिए। दूसरी परछाई भी पीछे हटी, लेकिन उसी गति से नहीं, उससे आधी गति से, जैसे वो परछाई जमीन से चिपकी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस परछाई को सुरेश की हर हरकत का बिल्कुल गलत और उल्टा प्रतिबिंब बनना हो। अचानक कहीं दूर गहरी हवा चली। सड़क के एक कोने से धुंध उठकर तिधर बिधर होने लगी, और फिर एकदम साफ साफ आवाज आई, 7। सुरेश ने चौंक कर पीछे देखा। फिर वही आवाज, 7 7 7 दोहराई जा रही थी, जैसे कोई गिनती पढ़ रहा हो, जैसे कोई असंतोष में कह रहा हो, अब 7वां भी पूरा हो जाएगा। सुरेश का दिल धड़कना छोड़ चुका था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने डर के मारे चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। लेकिन जवाब वही, 7। धुंध थोड़ी साफ हुई। मोड़ के पास जहां पुराने पेड़ की टूट चुकी शाखाएं फैली थीं, एक आकृति खड़ी थी। वही काली शर्ट, वही उभरी हड्डियों वाला शरीर, और वही चेहरे की जगह एक काला गड्ढा। सुरेश वहीं जम गया। उसने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उस साये से हट ही नहीं रही थीं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कदमों की आवाज, धप धप धप, जैसे हर कदम सड़क को दबा देता हो। सुरेश अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। सड़क पर उसके कदमों की आवाज तेज हो गई, टप टप टप, लेकिन उसके पीछे दूसरा कदम, भारी, धीमे, मगर लगातार, धप धप। जब भी सुरेश मोड़ कर देखता, साया पहले से ज्यादा पास होता, लेकिन कभी दौड़ता नहीं था। वो बस चलता था, बहुत धीरे, फिर भी सुरेश को पकड़ने की दूरी पर पहुंच जाता। ये इंसान का पीछा नहीं था, ये मौत का पीछा था। भागते भागते सुरेश एक बड़े नीम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के तने पर कोयले से लिखा था, यहां से आगे मत जाना। नीचे एक और पंक्ति थी, जो पीछे मुड़ेगा वही मरेगा। सुरेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने बिना देखे आगे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम रुक गए। वो जानता था पीछे मुड़ा तो अंत यही है, लेकिन पीछे से कदम आ रहे थे। साया करीब और करीब और करीब। उसकी सांस उसके कान के पास महसूस हो रही थी। तभी सड़क पर अचानक एक बड़ी रोशनी पड़ी, जैसे कोई तेज हेडलाइट आ रही हो। सुरेश ने उम्मीद से देखा, शायद कोई गाड़ी, शायद कोई ट्रक, शायद कोई जिंदा इंसान, पर सड़क खाली थी। परछाई नहीं हिली, सुरेश नहीं हिला, रोशनी नहीं हिली।
धीरे धीरे सुरेश को समझ आया, ये किसी वाहन की रोशनी नहीं थी, ये वही जगह थी जहां हरिओम मरा था। और उसी स्थान से एक नया साया उठ रहा था, एक इंसान की आकृति, धीमे धीमे जमीन से निकलती हुई, मानो मिट्टी सांस ले रही हो। सुरेश डर से पीछे हट गया। उसे लगा इस सड़क पर सिर्फ एक साया नहीं है, यहाँ कई हैं, और हर साया एक मृत ड्राइवर की आखिरी परछाई है। नया साया पूरी तरह आकार में आने लगा। उसका शरीर झुका हुआ, कपड़े फटे और सिर टूटा हुआ, झुका हुआ। सुरेश चिल्ला पड़ा, ये तो इंसान है, लेकिन जिंदा नहीं। साया ने अपना हाथ उठाया, उसी हाथ से जिसने हर एक ड्राइवर को आखिरी बार छुआ था, और उसी हाथ से जो अब सुरेश की ओर बढ़ रहा था। सुरेश पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी पीठ सड़क से टकराई, आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा, और फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा। वो आवाज आई, धीमी, भारी और मौत की तरह स्थिर, अब तुम 8वां हो। सुरेश की पीठ सड़क पर थी, आंखें ऊपर धुंध में खोई हुई, और कंधे पर एक हाथ, ठंडा नहीं, उससे भी ज्यादा बर्फ जैसा सूना, जैसे कब्र से निकला हो। उस हाथ की पकड़ में इंसान की कोमलता नहीं थी, एक पत्थर जैसी कठोरता थी, किनारों पर तेज पथरीली उंगलियां। सुरेश ने हिम्मत करके कंधे पर रखा हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस हाथ ने सिर्फ कंधा नहीं पकड़ा, बल्कि उसकी पूरी सांस, पूरी आत्मा, पूरी ऊर्जा को पकड़ लिया हो। सड़क पर अचानक हवा तेज चली, धुंध उठी, और सड़क के बीचों बीच बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे 7 काले जले हुए गोल निशान, एक लाइन में। हर निशान उस जगह का प्रतिनिधि जहां एक ड्राइवर मरा था। पहले हादसे का निशान, दूसरे का, तीसरे का, 7वें तक। और जैसे ही सुरेश का कंधा उस साए के हाथ में आया, ठीक उसके सामने सड़क पर 8वां निशान बनना शुरू हो गया। जले हुए काले रंग की गोलाई धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे खुद सड़क एक नया घाव ले रही हो। सुरेश की आंखें फैल गईं। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। 7 पुरानी आकृतियां जो धुंध में खड़ी थीं, अब हिलने लगीं। पहले उनके पैर उठे, फिर धाड़ थोड़ा सा आगे झुका, फिर धीरे धीरे उनकी गर्दनें सुरेश की ओर मुड़ीं। बिना चेहरे वाली, टूटी हुई, डगमगाती परछाइयां। हर परछाई की उंगलियां हवा में टेढ़ी मेढ़ी घूमती थीं, जैसे वो सुरेश के चेहरे को पकड़ना चाहती हों। छोटा छोटा फुसफुसाहट का शोर, जैसे हवा में कई आवाजें एक साथ घुली हों। हमारे जैसा, अब तू भी। 8। सुरेश की सांसें टूटने लगीं, उसके कानों में दबाव भरने लगा, दिमाग सुन्न, आंखों में आंसू, पैरों में ताकत गुम। गर्दन हिलाते हुए उसने देखा कि कंधे पर रखा हाथ अब उसकी त्वचा में धंसने लगा था, जैसे कोई तेज मोमबत्ती चमड़ी को पिघला रही हो। सुरेश दर्द से चीखा, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। पर वो आवाज सड़क की रात में गुम हो गई। साया उसकी ओर झुका। उसके चेहरे के गड्ढे में से किसी गहरे कुएं जैसे अंधेरे की गंध आ रही थी, ठंडी, सड़ी हुई, सांस रोक देने वाली। साया उसके कान के पास झुककर बोला, जो इस सड़क पर रुकता है वो कभी नहीं जाता। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। उसने अचानक धक्का दिया, कंधे पर रखा हाथ थोड़ा हिला। बस यही एक मौका था। वो दूसरी दिशा में पलटा और पूरी जान लगाकर दौड़ पड़ा, लेकिन पीछे से पूरा अंधेरा जैसे उठकर उसकी ओर झपट पड़ा। 7 परछाइयां एक साथ बढ़ीं। उनके कदमों की आवाज धप 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 सुरेश की धड़कन के साथ एक ताल में चल रही थी। सुरेश के सामने सड़क का वो हिस्सा आया जहां एक बड़ा पुराना नीम का पेड़ था। टूटी हुई डालें, झूलते हुए सूखे पत्ते, और जड़ों के पास कोयले से लिखा था, यहां से आगे मुड़ जाना, पीछे मत देखना। सुरेश को लगा ये कोई संकेत है, किसी ने शायद मरने से पहले चेतावनी लिखी होगी। उसने पूरी ताकत लगाई और पेड़ से आगे भाग गया, लेकिन भागते हुए उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी,
मुड़ मत देख। उसने कान बंद कर लिए, आंखें भींच लीं, लेकिन इंसान का डर सबसे बड़ी कमजोरी होता है और इंसान डर में वही करता है जो नहीं करना चाहिए। सुरेश ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देख लिया। धुंध में सातों साए एक साथ खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, उनके शरीर अधूरे थे, उनकी गर्दनें तिरछी थीं और उनके हाथ आगे की ओर उठे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, आठवां साया धीरे धीरे उठ रहा था और वो आठवां साया एकदम सुरेश जैसा दिख रहा था। उसी की ऊंचाई, उसी की कंधे की चौड़ाई, उसी की परछाई। सुरेश का दिल जोर से धड़कना बंद कर गया। उसकी आंखें जम गईं, गला सूख गया। वो देख रहा था उसकी अपनी मौत की परछाई जमीन से उठ रही है और साया धीरे से बोला, तू भाग नहीं सकता क्योंकि तू अब जिंदा नहीं है। सुरेश ने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसके आसपास सिर्फ धुंध थी। ना सड़क दिख रही थी, ना पेड़, ना साए, बस एक अजीब सी नीली रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। वो उठा, या शायद उसे लगा कि वो उठ रहा है। उसने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसके आर पार चला गया। यहीं उसे एहसास हुआ वो अपनी देह में नहीं है, वो अपने शरीर को देख रहा है। कुछ दूरी पर उसका शरीर सड़क पर पड़ा था, पैर मुड़े हुए, सिर पर चोट और कंधा गहरे घाव से भरा। उसका दिल दहल गया। क्या मैं सच में? उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई, हाँ, तू मर चुका है। सुरेश मुड़ा। 3 साए उसके ठीक पास खड़े थे, ना हिलते ना बोलते, बस खड़े। उनमें से एक ने धीरे धीरे सिर उठाया। सिर नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और फिर वो आवाज, धीमी, टूटी, खुरदरी, हम भी ऐसे ही मरे थे। धुन साफ हुई। सुरेश के सामने 7 आकृतियां खड़ी थीं। हर एक का चेहरा गायब, पर कपड़े, चाल और शरीर से अंदाजा लग रहा था कि ये अलग अलग लोग थे। एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर, एक टैक्सी वाला, एक बाइक सवार और 2 साधारण यात्री। उनमें से एक ने हाथ उठाकर सुरेश की ओर इशारा किया, तू 8वां है। सुरेश का दिल फिर से धड़कने लगा। भले उसका शरीर वहीं पड़ा था, पर आत्मा में धड़कन का भ्रम अब भी था। लेकिन मैं मरा कैसे? मैंने तो... उसने घबराहट में आसमान की ओर देखा। तभी उनमें से एक साया आगे आया। उसका ऊपरी धड़ गायब जैसा था, शरीर हवा में तैरता हुआ सा। उसने कहा, तू मरा नहीं है, अभी आधा इधर आधा उधर है। सुरेश बुरी तरह डर गया। मतलब मैं वापस जा सकता हूं? साया चुप रहा। बाकी साए मुड़े और धुंध में घुल गए। बस एक रहा, जिसका चेहरा बाकी से ज्यादा टूटा फूटा था। उसने कहा, वापस जाने के लिए एक ही रास्ता है। सुरेश की सांस अटक गई। कौन सा रास्ता? साया धीरे से आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। आवाज टूटी हुई, जिसने हमें मारा उसे पहचान। सुरेश डरते हुए बोला, तुम सब हादसे में मारे गए? हाँ, साया ने कहा। नहीं, हादसा नहीं था, हमें टकराया गया, हमको रोका गया और फिर खींच लिया गया। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन किसने? साया उसकी आंखों में झुककर बोला, जो सड़क के बीच खड़ा होता है वो इंसान नहीं, वो उसी सड़क का पहला मरा हुआ आदमी है। सुरेश की यादें चमकने लगीं। वो सफेद शर्ट, वो गड्ढे जैसा चेहरा, वो भारी कदमों की आवाज, ट्रक के ऊपर चढ़ा साया। सुरेश हिल गया। हरिओम। साया मुस्कुराया नहीं, उसकी गर्दन टेढ़ी होकर एक अजीब दिशा में गिर गई। हरिओम नहीं, हरिओम अब नहीं रहा, वो अब सड़क का हकदार बन चुका है। धुंध में दृश्य बदलने लगा। सुरेश के सामने सड़क की पुरानी झलक उभरी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। 3 साल पहले की रात। हरिओम सड़क के बीच खड़ा था, बस खड़ा, किसी को देखता हुआ। दूर से एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर चिल्ला रहा था, हटो हटो, पर हरिओम नहीं हटा। ट्रक ने उसे टक्कर मारी, उसका शरीर उछला, गिरा, घसीटा गया। लेकिन वो तब नहीं मरा, वो सांस ले रहा था, हाथ उठा रहा था। बचाओ, उसकी टूटी आवाज आई। ट्रक वाला उसे अस्पताल नहीं ले गया, वो डर गया, भाग गया। हरिओम वहीं पड़ा रहा पूरी रात। धीरे धीरे खून बहा, आवाज सुनी नहीं गई और सुबह उसकी लाश सड़क पर जम चुकी थी। सुरेश डर से कांप गया। तो वो बदला ले रहा है? साया बोला, नहीं, वो बदला नहीं ले रहा, वो अपने जैसा बनाता है।
धुंध में एक और दृश्य उभरा। हरिओम का शरीर सड़क पर पड़ा था, हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और उसके ऊपर उसकी मौत के ठीक 7 मिनट बाद एक अजीब काली आकृति उसके शरीर से निकली। काली धुंध, काले हाथ, काला चेहरा। वो आकृति सड़क में घुल गई और उसी दिन से सड़क सांस लेने लगी, सड़क आवाजें बनाने लगी, सड़क किसी को नहीं छोड़ती थी। साया बोला, यह सड़क जिंदा है। सुरेश ने महसूस किया उसके पैरों के नीचे सड़क हल्के हल्के कांप रही है, जैसे कोई दानव जमीन के नीचे सो रहा हो। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस जाना चाहता हूं, छोटू को बचाना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। साया उसके बिल्कुल पास आकर बोला, तू बच सकता है अगर तू इस सड़क का सच पूरी दुनिया को बता दे। सुरेश ने कहा, लेकिन मैं यहां फंसा हूं। साया ने हाथ उठाया, उसने सड़क की ओर इशारा किया, तू तभी बचेगा अगर तू अपनी देह तक लौट जाए। सुरेश ने अपने शरीर की ओर देखा, अभी भी धुंध में पड़ा था, कमजोर, टूटा हुआ और सांस लगभग खत्म। साया बोला, भाग भाग अपनी देह में, इससे पहले कि सड़क तुझे निगल ले। और तभी पीछे से वही भारी कदमों की आवाज आई, धप धप धप। हरिओम का साया आ रहा था। सुरेश अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी देह की ओर भागा। धुंध फटने लगी, सड़क की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, सातों आत्माएं रास्ते से हट गईं, लेकिन हरिओम का साया उसके ठीक पीछे था। दूर उसने अपनी देह देखी, जमीन पर लेटी, पलकों में हल्की हरकत, बस थोड़ा और, थोड़ा और। पीछे से एक ठंडी हवा उसके गर्दन को छूने लगी। हरिओम पास था। सुरेश पहुंचा, वो कूदा और उसकी आत्मा उसकी देह में वापस घुस गई। एक झटका, एक दर्द, एक चीख और फिर अंधेरा। किसी की आवाज आई, ए उठो, जिंदा हो क्या? सुरेश ने आंखें खोली। उसके ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा था। एक जीप की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हारी सांस चल रही है, मतलब ऊपर वाला चाहता है तुम बच जाओ। सुरेश ने थरथराती आवाज में कहा, छोटू, छोटू कहाँ है? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। वो अभी ट्रक में फंसा है, हम निकाल रहे हैं। सुरेश ने सड़क की ओर देखा। सड़क शांत थी, लेकिन सातों काले निशान वहीं थे, 8वां आधा बना हुआ। सुरेश समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली युद्ध बाकी है। सुरेश ने अपनी आंखें खोली। अस्पताल का कमरा सफेद था, दीवारों पर दवाइयों की महक चिपकी हुई और सिर पर लगी पट्टी थोड़ी भारी लग रही थी। उसने चारों तरफ देखा, एक पुलिस वाला, 2 नर्सें और छोटू दूसरे बेड पर लेटा हुआ। छोटू की आंखें भी खुली। उसने देखा, सुरेश को देखा और तुरंत आंसू बह पड़े। भैया, आप जिंदा हो, मैं समझा था। सुरेश ने हिलाकर कहा, तू भी जिंदा है, बस यही काफी है। लेकिन दोनों के चेहरों पर वही सवाल था, रात को जो देखा क्या वो सच था? कुछ देर चुप्पी रही, फिर छोटू ने कहा, भैया, वो आदमी, वो जिसका चेहरा नहीं था, वो यहां भी। सुरेश ने तुरंत कहा, चुप, यहां उसका नाम मत लेना, नाम लेने से वो पास आता है। छोटू डर गया। वो अब भी रात का साया अपनी आंखों में महसूस कर रहा था। कमरे में इंस्पेक्टर आरव आया, मजबूत कदकाठी, आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर सख्ती। वो फाइल लेकर सुरेश के पास आया। सुरेश प्रजापति? हाँ। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। तुमसे पहले भी 7 लोग इस सड़क से जिंदा नहीं लौटे। सुरेश की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। आरव बोला, लेकिन पहली बार कोई आधे घंटे बाद होश में आया है, बाकी सब मौके पर ही मर गए। सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा, सड़क पर क्या है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, शिवपुरी स्ट्रेच पे कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं होता, वहां कुछ है। ये सुनकर छोटू की आंखें फैल गईं। सुरेश चुप रहा। उसे पता था वहां क्या है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये बात कह देना ही उस सड़क को और ताकत दे देगा, क्योंकि साए डर में बढ़ते हैं और चर्चा में फैलते हैं। इंस्पेक्टर आरव ने फाइल खोली। पहली फोटो हरिओम की लाश की, सड़क पर पड़ी, चेहरा मिटा हुआ, हड्डियां टूटी हुई। दूसरी फोटो तीसरे हादसे का ट्रक जो उसी मोड़ पर पलटा था। तीसरी फोटो 7 जले हुए गोल निशान। चौथी फोटो 8वें निशान की शुरुआत। सुरेश के हाथ कांप गए। उसने 8वें निशान को देखा, उसी रात का, उसी पल का जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर थी। आरव बोला, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या देखकर आए हो, लेकिन ये सड़क किसी इंसान की मौत से पहले ही उसकी छाया बना लेती है।
सुरेश धीरे से बोला, सिर्फ छाया नहीं, उसकी आत्मा भी फंसाती है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर सुरेश की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? सुरेश ने नजर झुका ली। छोटू कांपता हुआ बोला, हमने रात को देखा था, वो इंसान नहीं था। इंस्पेक्टर चला गया। शाम हो चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। धीरे धीरे मरीज कम हो रहे थे। स्टाफ थक चुका था। कमरों में हल्की नीली रोशनी थी। सुरेश पानी पीने के लिए उठा। कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में लाइटें टिमटिमाई। दूर से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। सुरेश के कदम रुक गए। उसकी सांस अटक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। सिर्फ सफेद दीवारें, फीकी लाइट और दूर एक स्ट्रेचर। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलने लगा। धीरे धीरे, कांपता हुआ, जैसे कोई उस पर बैठा हो पर दिख न रहा हो। सुरेश पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर स्ट्रेचर एकाएक रुका और सड़क की तरह उसके पहियों के नीचे एक काला गोल निशान उभरने लगा। सुरेश चिल्लाया, नहीं, यहां नहीं, लेकिन आवाज किसी ने सुनी नहीं। अचानक हवा ठंडी हो गई। लाइटें अपनी रोशनी खोने लगीं। कॉरिडोर में धुंध भरने लगी। सुरेश पीछे हटता गया और फिर सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, बिना चेहरे वाली, लंबी आकृति। वही सफेद शर्ट, वही काली पैंट, वही झुका हुआ सिर, वही साया। हरि ओम। कॉरिडोर में उसकी गूंजती आवाज आई, तू भाग नहीं सकता। सुरेश कांप गया। उसकी आवाज बंद हो गई। हवा में किसी के चलने की भारी आवाज आई। धप धप धप। परछाई दीवार से उठकर धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। सुरेश पीछे हटते हुए बोला, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे क्या चाहता है तू? साया एक पल के लिए रुक गया। उसकी गर्दन तिरछी होकर उठी। वो बोले, जो सड़क शुरू करती है वो खत्म भी वही करती है। सुरेश ने पीछे देखा। कमरा बहुत दूर था, अंधेरा बहुत पास। अचानक पीछे से छोटू चिल्लाया, भैया भागो, वो मेरे पास है। सुरेश मुड़ा। छोटू के कमरे की लाइटें तेजी से टिमटिमा रही थीं। कांच गिर रहे थे, बिस्तर हिल रहा था। साया अब छोटू के कमरे की तरफ मुड़ा। सुरेश चिल्लाया, नहीं, छोटू को मत छू। साया रुका। उसका चेहरा, या कहें गड्ढा, धीरे धीरे सुरेश की ओर घुमा और उसने कहा, तुम दोनों 8वें हो। सुरेश का दिल जम गया। कंधे की नसें खिंच गईं। अचानक पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया, जहां सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धप धप धप, और फिर एकदम सन्नाटा। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा चुका था। सिर्फ बाहर से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट की पीली रेखा कॉरिडोर के फर्श पर पड़ी थी। सुरेश स्थिर खड़ा था। छोटू का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और बीच कॉरिडोर में हर एक कदम पर आवाज वही थी, धप धप धप, जैसे कोई अस्पताल के सारे दरवाजों को एक एक करके छूकर गुजर रहा हो। हवा ठंडी थी, सांसें भाप बन रही थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन भी भारी लग रही थी। सुरेश धीरे धीरे छोटू के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोला था पर भीतर कोई नहीं। बिस्तर टूटा हुआ, कांच फर्श पर बिखरा और कोने में एक काला गोल निशान, वही जो सड़क पर बनता था। सुरेश घुटनों पर बैठ गया। छोटू, छोटू बेटा, कहाँ चला गया तू? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके सीने में एक भारी दर्द था। गुस्सा नहीं, डर नहीं, बल्कि घुटन, जैसे किसी ने उसके भीतर से एक हिस्सा निकाल लिया हो। धीरे से उसके पीछे से आवाज आई, एक बचा है। सुरेश मुड़ा। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर हरि ओम का साया खड़ा था। अचानक अस्पताल की लाइटें टिमटिमाईं। एक लाउड पॉप के साथ बिजली वापस आई। साया गायब। इसी पल इंस्पेक्टर आरव 4 सिपाहियों के साथ कॉरिडोर में घुसा। सुरेश, तुम ठीक हो? सुरेश ने कांपते हुए कहा, छोटू गायब हो गया, वो उसे ले गया। आरव ने तुरंत कमरे की तरफ देखा, फिर उसकी नजर काले निशान पर पड़ी। वो चौंक गया, ये सड़क का निशान यहाँ कैसे? सुरेश ने बस एक वाक्य कहा, सड़क यहाँ आ चुकी है। इंस्पेक्टर आरव पसीने से भीग गया। उसे पहली बार लगा कि जो बातें सुरेश बोल रहा है वो सिर्फ डर नहीं, हकीकत हैं। आरव ने तुरंत सीसीटीवी रूम की ओर भागा। सुरेश भी उसके पीछे पीछे गया। ऑपरेटर ने फुटेज खोली। 1:37 AM।
कॉरिडोर खाली, सुरेश दूर खड़ा। अचानक धुंध फैलती है, फिर छोटू के कमरे की तरफ एक काली आकृति जाती दिखाई देती है। लेकिन असली डर अगले 3 सेकंड में आया। वो साया छोटू को उठाकर हवा में गायब हो गया। स्क्रीन काली हो गई। ऑपरेटर कांपकर बोला, साहब, ये आदमी तो हवा में ही। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अब उसे भरोसा हो गया था, NH-46 का श्राप अस्पताल तक पहुंच चुका है। आरव सुरेश को लेकर अस्पताल की पुरानी फाइल रूम में गया। वहां उसने एक पुराना नक्शा निकाला, NH-46 का पुराना लेआउट। उस नक्शे पर काले पेन से एक 4 किलोमीटर का हिस्सा घेरा हुआ था। आरव ने कहा, यह सड़क पहले यहां नहीं थी, यह हिस्सा पहले जंगल था। 3 साल पहले सड़क सीधी करने के लिए जंगल का एक पूरा टुकड़ा काटा गया। सुरेश ने पूछा, तो? आरव बोला, उसी जगह हरिओम का घर था। सुरेश के सीने में कुछ चुभ गया। घर? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, हरिओम उसी रात सड़क को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की थी। वो सड़क के बीच इसलिए खड़ा था क्योंकि उसका घर उस रात तोड़ा जा रहा था। सुरेश की आंखें पहल गईं। मतलब वो किसी ट्रक ने नहीं कुचला, बल्कि वो घर बचाने निकला था। आरव बोला, और सड़क ने उसे निगल लिया। आरव ने पूरा सच बताया। मौत के बाद हरिओम की आत्मा नहीं मिली। लोगों ने कहा, उस रात सड़क पर एक नया साया पैदा हुआ। हरिओम का नहीं, सड़क का साया। सड़क ने उसकी आत्मा खींच ली और अब जो भी उस भाग में जाता है वो सड़क का हिस्सा बन जाता है। सुरेश ने डर और सन्नाटे में पूछा, छोटू? आरव बोला, छोटू अब उस साथ में जुड़ चुका है। सुरेश के घुटने डगमगाए। वो दीवार से टिक गिरा। आंखों से आंसू बह पड़े। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, छोटू मरा नहीं है ना? आरव रुका, कुछ पल सोचा, फिर बोला, वो जिंदा है, लेकिन सड़क के बीच फंसा हुआ है। सुरेश की आंखों में उम्मीद जग उठी। तो हम उसे बचा सकते हैं? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें वहीं जाना होगा, NH-46 के उस श्रापित मोड़ पर। सुरेश ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन छोटू के लिए जान देने की हिम्मत भी। उसने कहा, चलो इंस्पेक्टर, आज रात हम सड़क से छोटू को वापस लाएंगे। आरव ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। ये मौत से लड़ाई है सुरेश, तैयार रहना। दोनों कमरे से बाहर निकले। अस्पताल की खिड़कियों से NH-46 की वो सड़क दूर दिखाई दे रही थी, अंधेरी, खामोश और भूखी। सुरेश ने दांत भींचे। आ रहा हूं छोटू, तुझे वापस लाने। और सड़क मानो दूर से धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, आ जाओ। सुरेश और इंस्पेक्टर आरव एक जीप में बैठे NH-46 की उसी सड़क की ओर जा रहे थे। आसमान काला, हवा भारी, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं। पहियों की आवाज सड़क की लंबी खामोशी को काट रही थी। आरव ने कहा, याद रखना सुरेश, जो भी दिखे पीछे मत देखना। सुरेश धीमी आवाज में बोला, मैं छोटू के लिए कुछ भी करूंगा। जीप धीरे धीरे उसी मोड़ पर पहुंची जहां सुरेश का ट्रक टूटा पड़ा था। सातों काले निशान अब और भी गहरे और फैल चुके थे। 8वां पूरी तरह आकार ले चुका था। आरव ने कहा, वो तेरा निशान है सुरेश। सुरेश का दिल धड़कना भूल गया। अचानक सड़क हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। धुंध उठने लगी, हवा जमने लगी और पेड़ों की छाया सड़क पर सरकने लगी। सुरेश ने डरते हुए कहा, ये शुरू हो गया। आरव ने टॉर्च उठाई, पर रोशनी हवा में घुल गई। सड़क रोशनी को खाती थी। जीप के पीछे से आवाज आई, धप धप धप। दोनों पीछे मुड़े। जीप की छत पर एक आदमी की परछाई खड़ी थी। वही सफेद शर्ट, वही टूटा शरीर, वही गड्ढे जैसा चेहरा। हरिओम। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी, भैया! सुरेश की आंखों से आंसू बह पड़े। वो छोटू था, उसकी आवाज भी, उसकी चीख भी। आरव चिल्लाया, उस तरफ जाओ सुरेश, वो सड़क के अंदर फंसा है। सुरेश सड़क के बीच भागा। पेड़ की जड़ें जमीन से उठने लगीं, हवा थरथराने लगी। फिर सड़क के बीचों बीच जमीन फट गई। एक गहरी अंधेरी दरार, जैसे सड़क खुद मुंह खोल रही हो। अंदर से छोटू की आवाज, भैया बचाओ! सुरेश घुटनों के बल गिर पड़ा। हरिओम का साया धीरे धीरे सुरेश की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी, पर वो हवा पर चलता था।
आरव चिल्लाया, सुरेश संभल। साया ने हाथ उठाया, लंबी काली कोयले से बनी उंगलियां जो किसी भी इंसान की आत्मा को खींच सकती थीं। सुरेश पीछे हट गया। साया उसके इतना पास था कि उसकी ठंडी सांस सुरेश की गर्दन छू रही थी। साया बोला, एक बार सड़क में फंसा तो हमेशा के लिए मेरा। तभी आरव ने हवा में गोली चलाई, धम, और गोली उसकी छाया के आर पार चली गई। साया हिला भी नहीं, वो सिर्फ हंसा, एक ऐसी हंसी जो हवा चीरती थी। सड़क की दरार से फिर जोर की चीख उठी, भैया जल्दी। सुरेश खुद टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूं छोटू, बस पकड़ कर रख। उसने दरार के भीतर हाथ डाला। अंधेरा जलता हुआ था, जैसे बर्फ और आग का मिला जुला एहसास। अंदर से छोटू का हाथ उभरा, कमजोर, ठंडा, डरा हुआ। सुरेश ने उसे पकड़ा। छोड़ना मत छोटू, मैं तेरा भैया हूं। छोटू रोकर बोला, भैया जल्दी खींचो, वो आ रहा है। पीछे साया धीरे धीरे सुरेश के पास आ चुका था। सुरेश पूरी ताकत से छोटू को खींच रहा था। दरार और बड़ी हो रही थी। उसके अंदर से कई हाथ बाहर आ रहे थे, काले लंबे मुड़े हुए हाथ, जैसे कई आत्माएं नीचे फंसी हों। उन हाथों ने छोटू की टांग पकड़ ली। छोटू चीख पड़ा, भैया वो खींच रहे हैं। सुरेश चिल्लाया, छोड़ो उसे, वो बच्चा है, उसे छोड़ो। पर सड़क का शाप किसी की दया पर नहीं चलता। हरिओम का साया अब सुरेश के पीछे खड़ा था। उसका हाथ सुरेश के कंधे को छूने वाला था, बस 2 इंच दूर। अचानक धड़ाम, आरव ने अपने पूरे शरीर से हरिओम के साये को धक्का दिया। वो साया थोड़ा पीछे खिसक गया। आरव चिल्लाया, सुरेश छोटू को खींचो, मैं इसे रोकता हूं। सुरेश ने पूरी जोर से खींचा। दरार से आग जैसी हवा उठी, नीचे से चीखें। छोटू आधा बाहर आ चुका था। पीछे साया ने आरव के कंधे को पकड़ लिया। आरव चीख पड़ा, भागो सुरेश भागो। साया ने आरव को खींचना शुरू कर दिया और उसी क्षण छोटू पूरी तरह सड़क से बाहर आ निकला। सुरेश और छोटू गिर गए। दरार जोर से बंद हो गई। धड़ाम, धुंध छट गई, सड़क शांत हो गई। हरिओम का साया गायब, आरव गायब। सुबह की पहली किरणों में NH-46 एक सामान्य सड़क लग रही थी, लेकिन 7 काले निशान थे। 8वां धुंधला पड़ चुका था। छोटू सुरेश से लिपट गया, भैया बचा लिया आपने। सुरेश ने आकाश की ओर देखा, आंसू उसकी आंखों में भर आए। आरव का बलिदान उसे अंदर तक तोड़ चुका था। धीरे से उसने कहा, ये सड़क इंसान नहीं, किसी का घर नहीं, ये एक कब्र है। छोटू ने पूछा, अब क्या होगा भैया? सुरेश धीरे से बोला, अब ये सड़क अपना अगला गवाह ढूंढेगी। छोटू कांप गया। सुरेश ने कहा, हम जिंदा हैं, पर यह कहानी खत्म नहीं हुई। कैमरा अगर होता तो सड़क आखिरी बार धीरे से हवा में कुछ फुसफुसाती, एक दिन फिर मिलेंगे। और तभी सड़क पर हल्का सा नया काला निशान बनना शुरू हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस सड़क का डर अभी भी जिंदा है। कहते हैं रात 1 से 3 बजे के बीच वहां आज भी कोई बिना चेहरे का सड़क पर खड़ा मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि इस डर भरी सफर में मुझे आपका साथ महसूस हो। मिलते हैं अगली कहानी में।